वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की EVS अर्थात पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिस तरह से आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें हमने पहला हमारा जो टॉपिक दिया गया है हमारा परिवार एवं हमारे मित्र बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया है। ठीक है, जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं और यदि देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। आज हमारी दूसरी क्लास हमने शुरू कर दी थी, मतलब कल ही हमने एक क्लास डाली थी जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक दिया गया है सिलेबस में हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, हमारे मालवाहक पशु। ठीक है, इतने तीनों टॉपिक के हमने कल कर लिए थे। ठीक है, तो एक बार इसे देख लेते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा हमारे आसपास के परिवेश के जीव जंतुओं जानवरों पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। हम कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो सारा कुछ हम आज फिर से देखेंगे। ये होगी हमारा टॉपिक जो 2 है उसकी क्लास नंबर 5 होगी। ठीक है, क्लास 4 में हमने हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु देख लिए थे। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पशु पक्षियों के घोंसले पढ़े थे कि कौन सा पशु पक्षी जो है वो अपना घोंसला कहाँ पर बनाता है। ठीक है, बहुत ही डिटेल से आपको बताया हुआ था। जिसने भी इतना कर लिया उसको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। फिर हमने सभी जानवर जैसे हाथी है, हाथी के बारे में सारा कुछ पढ़ा था, स्लॉथ के बारे में पढ़ा था, सर्प के बारे में पढ़ा था, शेर, बाघ, ये सभी हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। ठीक है, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पालतू पशु पक्षी और उनसे लाभ क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतुओं जानवरों पर प्रदूषण का जो पॉल्यूशन होता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, तो आपको इसे एक बार अच्छे से देखना है पूरा वीडियो, तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, और इसमें हमने केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें ही डाली हैं। वैसे तो प्रदूषण बहुत सारा है, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा वही हमने यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरण की मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण है उसकी सिंपली डेफिनेशंस क्या होती है पूछी नहीं जाती है, बस आपको नॉलेज के लिए से याद रखना है। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण से अभिप्राय पर्यावरण के घटकों, अब कौन कौन से घटक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला परिवर्तन अथवा पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति, इसे याद रखना। ठीक है, अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति से है जिसमें पर्यावरण में असंतुलन और जीवन की हानि होती है। तो सिंपल सी बात है, आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसे कई घटक जिनके कारण पर्यावरण में अवांछनीय रूप से असंतुलन पैदा हो जाता है वो क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता। प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है उसने प्रदूषण की डेफिनेशंस कुछ इस तरह से बताई है। क्या बताई है कि वातावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक अवस्था में ऐसा परिवर्तन जिसमें मानव, जीव जंतु, वनस्पति तथा नैसर्गिक कारकों को हानि पहुंचे। यह हानि प्रत्यक्ष और परोक्ष, मतलब सामने से भी हो सकती है और सामने से नहीं भी हो सकती। ठीक है, लेकिन हानि होगी। पर्यावरण कि किसी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की तत्वों में किसी प्रकार का असंतुलन। तो सिंपली सा बात आपको याद रखना है कि पर्यावरण में होने वाला किसी भी घटक से होने वाला अवांछनीय परिवर्तन ही क्या है, हमारा प्रदूषण कहलाता है। अब प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण होता है हमारा। ठीक है, वायु के बाद में यदि हम बात करें ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। ठीक है, कई प्रदूषण के भी कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वह हम आज पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण सम्मेलन हुआ था इससे आपके कई क्वेश्चन बनेंगे और जहाँ पर भी हाईलाइट किया हुआ है इसे तो आप नोट ही कर लें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सकारात्मक पर्यावरण कार्य हेतु दुनिया भर में मनाए जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो यदि आपसे पूछ लें कि विश्व का सबसे पहले पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, आपको ये याद रखना है। तो पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण, मतलब जो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसी कारण से ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, किसके लिए, पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, इस कारण से विश्व के सभी देशों ने, मतलब कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया और यह सम्मेलन मतलब प्रदूषण से उपजी चिंता का समाधान करने के लिए था। तो कब हुआ, सन 1972 में। यदि पूरी डेट पूछ लें आपसे तो 5 जून 1972 में। कहाँ पर हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र के स्टॉकहोम के स्वीडन में। ठीक है, विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन था। यदि पूछ लें जब ये सम्मेलन
आयोजित किया गया था। तो इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन कवर्ड हो गए हैं, ठीक है। जैसे कह दें कि विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ? तो कब हुआ? सन 1972 में, 5 जून 1972 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 119 देशों ने भाग लिया था। यह क्यों आयोजित किया गया था यह सम्मेलन? तो पर्यावरण प्रदूषण से जो चिंता उत्पन्न हो गई थी उसका समाधान तलाशने के लिए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है और हमें मतलब स्पीड से ही कार्य करना है, स्पीड से ही पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। इससे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुके, ठीक है, हो सके, ठीक। दिया है इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, मतलब जो हमारा विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ 5 जून 1972 स्टॉकहोम में, इसमें यूनेप की स्थापना की गई थी। यूनेप का जन्म हुआ। अब यूनेप क्या कहलाता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंटल प्रोग्राम, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका जन्म कब हुआ? तो विश्व सम्मेलन, जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ 1972 में, उसमें यूनेप का जन्म हुआ था। यदि पूछ लें यूनेप का मुख्यालय, जो हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है। और यूनेप की स्थापना जब की गई थी, यहीं पर यह तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? यूनेप में, ठीक है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या रही? पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता या चेतना जागृत करना, राजनैतिक चेतना जागृत करना और जनता जो है उसको प्रेरित करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक। ये हुआ हमारा एक सिंपल सी बात। अब देख लेते हैं प्रदूषण की श्रेणियाँ, कौन कौन सी प्रदूषण की श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है। तो कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूशन, कैटेगरीज ऑफ पॉल्यूशन, तो पर्यावरण प्रदूषण को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितनी? 2 श्रेणियों में। कौन कौन सी? तो एक होते हैं अनिम्नीकारक प्रदूषक और दूसरे होते हैं निम्नीकारक प्रदूषक, या इसे हम कह सकते हैं जैव निम्नीकारक प्रदूषक और दूसरे जैव अनिम्नीकारक प्रदूषक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या इतना सारा डिटेल से पढ़ाने में लगे हुए हैं हम। यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा और आप देख लेना किस तरह से क्वेश्चन बनता है, वो भी हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो जैसे पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में कि जैव अनिम्नीकारक प्रदूषक निम्न में से कौन सा है या कौन सा नहीं है। जब आपको पता होगा कि जैव निम्नीकारक क्या होते हैं, अनिम्नीकारक क्या होते हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत जैव जो अनिम्नीकारक प्रदूषक, अनिम्नी का मतलब क्या हुआ? अनिम्नी का मतलब जिनको अपघटित नहीं किया जा सकता, जिनको तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता। जैसे हम प्लास्टिक कह दें तो प्लास्टिक हजारों वर्षों तक पड़ा रहेगा लेकिन उसका अपघटन नहीं होता, इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रदूषक प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं, मतलब कई वर्षों तक डले रहते हैं। जैसे पॉलीथीन कह दें, पॉलीथीन भी, इसका भी अपघटन नहीं होता है, ठीक है। और पदार्थ चक्रों के साथ, मतलब खाद्य श्रृंखला जो चलती है हमारी, उससे गुजरते हुए ये जो अनिम्नीकारक प्रदूषक हैं उसमें चले जाते हैं और आवर्धित हो जाते हैं और खतरनाक स्तर पर पहुंच जाते हैं। तो अनिम्नीकारक मतलब जिनको अपघटित नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत आ जाएंगे हमारे पीड़कनाशी, भारी धातुएं जैसे सीसा है, पारा है, ठीक है, ये सभी, रबड़, नाभिकीय अपशिष्ट, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक, ये सभी क्या है? अनिम्नीकारक प्रदूषक हैं। अब कुछ भी पूछ ले आपसे कि अनिम्नीकारक प्रदूषक कौन से हैं, तो अब आपको पता हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। जैव निम्नीकरण का मतलब क्या होता है? आसानी से अपघटित हो जाते हैं और अन्य रूपों में भी इनका फिर से प्रयोग किया जा सकता है। तो देख लेते हैं वैसे प्रदूषक जो जीवाणुओं की विघटन प्रक्रिया द्वारा विघटित होकर सरलतम या अन्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है। कागज उद्योगों का कचरा, जैसे कागज उद्योग है तो कागज को पुनः गला करके कुछ भी बनाया जा सकता है। घरेलू जलमल, इससे खाद्य बनाई जा सकती है, घरेलू जलमल से। कृषि आधारित अपशिष्ट से कुछ भी बनाया जा सकता है। उर्वरक आदि, ये सभी क्या है? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं? जिनको अपघटित करके अन्य सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और जिसको अपघटित नहीं किया जा सकता और अन्य पदार्थ नहीं बनाए जा सकते हैं बल्कि अन्य पदार्थ बनाने पर और खतरनाक हो जाते हैं, वो कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरण। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रदूषक। प्रदूषक क्या कहलाते हैं? प्रदूषक, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है।
अब दिया है यह दो प्रकार के होते हैं। प्रदूषक भी कितने, दो प्रकार के, और जो हमने अभी पढ़ लिया जैव निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय, वही यहाँ पर आपको देखने को फिर से मिलेगा। थोड़ा सा नेम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटनीय, मतलब जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनके द्वारा अपघटित हो जाते हैं, और एक जो है वो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं हो पाते तो उन्हें अनअपघटनीय, वही हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। तो वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित होकर अन्य अपने मतलब जो विषैला गुण जो रखते हैं उसको खो दें तो वो अपघटनीय कहलाएंगे, और जो अपना विशिष्ट गुण नहीं खोते हैं वो अनअपघटनीय कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जो अपघटनीय हैं इसमें आ जाएंगे जैविक अपशिष्ट और बाहित मल, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अनअपघटनीय कहलाते हैं, जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, पारा, सीसा इत्यादि। अब देख लेते हैं प्रदूषक भी दो प्रकार के होते हैं। यदि आपसे पूछ लें कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है या निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो आपने ये याद रखने हैं वैसे प्रदूषक जो प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलाप मतलब मानव के हस्तक्षेप द्वारा और प्रकृति के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित हो जाते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कह दें ईंधन जलाने से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और विविध हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं, ये प्राथमिक प्रदूषक हैं, ठीक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, तो प्राथमिक वायु प्रदूषक जो हैं हमारे तथा अन्य वायुमंडलीय अवयवों जैसे जलवाष्प के आसपास में रासायनिक प्रतिक्रिया होने से उत्पन्न होते हैं। मतलब जो हमारे प्राथमिक प्रदूषक हैं जो प्राकृतिक और मानव के हस्तक्षेप से बन रहे हैं उनको मिलाने से और अन्य कुछ वायुमंडलीय अवयव जैसे जलवाष्प को मिलाने से इनसे रासायनिक जो प्रतिक्रिया इंटरेक्शन जो कराई जाती है उससे क्या बनते हैं, द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। और इसका प्रमुख उदाहरण यदि आपको दें तो धूम्र कोहरा, ठीक है, धूम्र कोहरा IMP है ये, ठीक है, इसे याद रखना, यह द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। आई होप आपको प्रदूषण क्या है, प्रदूषक क्या होते हैं, अनअपघटनीय, अपघटनीय क्या कहलाते हैं, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं जैसे वायु प्रदूषण है, ठीक है। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण को देखते हैं और इसमें भी हमने वही लिया है जो आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। डालने को तो हम कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन उसका जहाँ पर मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ने से फ़ायदा होगा क्योंकि टाइम कम है और हमें हमारा सिलेबस भी पूरा करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जिसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं क्या कहलाता है, तो वायु प्रदूषण क्या होता है कि वायु में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाने से जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं वो वायु प्रदूषण, मतलब इसकी डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सभी को पता होता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना % पाया जाता है, ऑक्सीजन कितने % होती है, ऑर्गन कितने और कार्बन डाइऑक्साइड कितने, ये चारों गैसें जो हैं आपको याद रखनी है कि इनका प्रतिशत वायुमंडल में कितना है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है 78.09% या फिर आपको लगभग में देखने को मिल सकता है 79%, ठीक है, दोनों आपको करेक्ट मानना है। फिर दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या तो मिलेगा लगभग 21% या फिर मिलेगा 20.95%, ठीक है। आर्गन 0.91% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसमें कन्फ्यूजन क्या रहता है जब ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे 0.003% दे देंगे 0.03, तो आपको याद रखना है यहाँ पर 0.03% है, ठीक है, क्या हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और रोगों से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दिया है सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्या होता है, तो यह रोग श्वास के साथ सिलिकॉन या सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जाने के कारण होता है। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर सिलिकॉन के कुछ कण चले जाते हैं और इससे पीड़ित लोग कौन कौन होते हैं, तो खनिज, पॉटरी उद्योग, कांच उद्योग और भवन निर्माण में कार्यरत जो लोग होते हैं इस रोग से ग्रसित होते हैं। तो सिलिकॉन के कणों का श्वास के माध्यम से अंदर जाने से कौन सा रोग हो जाता है, सिलिकोसिस रोग हो जाता है। अब देखते हैं सीसा विषाक्तता। सीसा जो है वो अत्यंत घातक पदार्थ है जिसे शीशे से मतलब शीशे की अधिकता से क्या हो जाता है, प्लम्बिज्म नामक रोग हो जाता है। अन्य रोग भी हो सकते हैं। तो यदि आपसे पूछ ले कि शीशे की विषाक्तता से या शीशे की अधिकता से मानव में कौन सा रोग हो जाता है, तो प्लम्बिज्म हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कौन कौन से रोग होते हैं, या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि शीशे से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो भ्रम हो जाता है,
पागलपन का व्यक्ति व्यवहार करने लगता है, शरीर में प्रकंपन उत्पन्न होता है, पागलपन आ जाता है, गुर्दों की क्षति होती है, कोमा में भी जा सकता है व्यक्ति, और अंत मतलब यदि ज़्यादा ही शीशे की विषाक्तता हुई है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं सिंदूर या कुमकुम विषाक्तता। मतलब सिंदूर की अधिकता या कुमकुम की अधिकता से मनुष्य में कौन से रोग हो जाते हैं? तो सिंदूर में होते हैं शीशे के ऑक्साइड और कुमकुम में होते हैं पारे के ऑक्साइड। ठीक है, शीशे और पारे से युक्त धूल जब हमारे नाक या मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचती है तो विषाक्त प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, पारे से क्या होता है, हमारे अंगों में शून्यता आ जाती है, दृष्टि का धुंधलापन आ जाता है और मस्तिष्क को भी भारी क्षति होती है। पारे की अधिकता मात्र से मतलब मृत्यु भी हो सकती है पारे की अधिकता से। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना, पारे की विषाक्तता मतलब पारे की अधिकता से क्या होते हैं, मिनी माटा रोग हो जाता है। मिनी माता मिले या मिनी माटा दोनों एक ही है। ठीक है, तो मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होता है, पारे की अधिकता से। मिनी माता का जो प्रारंभिक लक्षण है वो है होंठ और जीभ में शून्यता, मतलब जो होंठ होते हैं और जिह्वा होती है हमारी उसमें शून्यता आ जाती है, इसे ही मिनी माटा कहते हैं और यह पारे की अधिकता से होता है। अब देख लेते हैं कि यह बीमारी जो है मिनी माता सबसे पहले कहाँ देखने को आई थी। तो यह बीमारी सबसे पहले सन 1950 में प्रकाश में आई थी और इस बीमारी का मूल कारण क्या था, जापान का प्लास्टिक उद्योग था। जापान में एक प्लास्टिक उद्योग है, वह इसका मूल कारण था और जो जापान के समुद्र तट पर 1905 में स्थापित किया गया था। और इस उद्योग का जो गौण उत्पाद था वो पारा ही था और यह जो पारा था यह समुद्र के जल में मिल जाया करता था, इसी कारण से वहाँ पर मिनी माता रोग देखने को मिला था। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, ब्लैक लंग्स रोग इम्पोर्टेंट है। यह सतत रूप से कोयले के कणों का, कोयला कैसा होता है, काला, और यहाँ दिया है ब्लैक, तो ब्लैक लंग्स रोग कोयले के कणों का शरीर के अंदर जाने से, श्वास के माध्यम से यदि कोयले के कण धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिसिनोसिस, रुई के रेशे श्वास के साथ यदि अंदर जाते हैं तो बिसिनोसिस हो जाता है। एस्बेस्टासिस क्या होता है, तो एस्बेस्टस के कण श्वास के साथ अंदर जाने से एस्बेस्टसिस हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब देख लेते हैं एक मतलब अधिनियम है, यदि आपसे डेट पूछ लें इसकी कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ या कब आया, 1981, 82, 83 कब आया, तो 1981 में। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या था, वायु के प्रदूषण को रोकने का प्रावधान था। अब देख लेते हैं वायु प्रदूषण को कम करने के वैकल्पिक उपाय क्या हैं। तो वायु प्रदूषण को कम कब किया जा सकता है, ऐसी चीज़ें, ऐसी पदार्थ जिनसे कम प्रदूषण होता हो उन्हें उपयोग में लाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो इनसे अधिक प्रदूषण होता है, तो इनके स्थान पर अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं इन्हें देख लेते हैं। जैसे एक गैसें हैं और इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, चाहे वो प्राकृतिक गैस हो, नेचुरल गैस हो, बायोगैस हो, पेट्रोलियम मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस हो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो, एक कम प्रदूषित मतलब एक कम प्रदूषण फैलाती हैं। इस कारण से वायु प्रदूषण का वैकल्पिक स्रोत इन्हें माना जाता है। तो सबसे पहले दिया है बायोगैस। बायोगैस किसका मिश्रण है, तो कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं कि बायोगैस में मीथेन का परसेंट कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि बायोगैस जो है वो मीथेन, जिसे CH4 कहते हैं, जुगाली करने वाले जानवरों के स्थान जहां पर ये बांधे जाते हैं वहां पर ये मीथेन गैस अधिक मात्रा में खाली कुओं में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है हमारी बायोगैस, इसमें मीथेन होता है 60% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 35%। अब जो अक्षय ऊर्जा मतलब ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण साधन है वो बायोगैस का उत्पादन व्यापक रूप से गोबर गैस से होता है। इस कारण से जो बायोगैस है उसे गोबर गैस भी कहा जाता है। बहुत छोटे छोटे जीव एक साथ मिलकर के मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं जो बायोगैस में ज्वलनशील गैस है। क्वेश्चन बनेगा कि जो बायोगैस होती है उसमें ज्वलनशील गैस कौन सी होती है, तो उसमें होती है ज्वलनशील गैस हमारी कौन सी, यही मीथेन गैस। ठीक है, अब देख लेते हैं बायोमास। बायोगैस और बायोमास अलग अलग हैं। बायोमास क्या है, तो बायोमास का मुख्य स्रोत यदि आपसे पूछ लें तो पौधे और कूड़ा कचरा होता है। नेक्स्ट दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे CNG कहते हैं। CNG का यदि फुल फॉर्म पूछ लें तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और यह धरती के भीतर पाए जाने वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं उसका मिश्रण होती है और इसमें कार्बन का केवल एक यौगिक होता है मीथेन, जो 80 से 90% मात्रा में उपस्थित रहता है। तो पूछा जाएगा कि जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है उसमें मीथेन का परसेंट कितना होता है, 80 से 90%। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। सभी गैसों में से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यह गैस पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा 70% कार्बन मोनोऑक्साइड,
87% नाइट्रोजन ऑक्साइड और 87% जैविक गैस कम उत्सर्जित करती है। मतलब जो पेट्रोल डीजल जितना प्रदूषण फैलाता है उससे इतना कम परसेंट ये प्रदूषण फैलाती है। ठीक है, तो इस कारण से इसका उपयोग प्रदूषण कम करने के लिए किया जा रहा है। और यदि आपसे पूछ लें कि पर्यावरण की दृष्टि से सबसे कम प्रदूषण पैदा करती है कौन सी गैस है वह, तो वह हमारी संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, CNG है। ठीक है, नेक्स्ट है LPG गैस। LPG जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। LPG से मुक्त या प्रोपेन, LPG में मुक्त या प्रोपेन एवं ब्यूटेन गैस होती है। LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, भारत में उपलब्ध LPG में ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। तो यदि पूछ लें कि LPG गैस में किस गैस की मात्रा अधिक होती है, तो ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है और इसका कैलोरी मान 50 किलो जूल होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस, जिसे नेचुरल गैस कहते हैं। यह एक ज्वलनशील गैसों का सम्मिश्रण है जिसमें अधिकांशतः हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं। अब यदि इसमें प्रतिशत पूछ लें कि जो प्राकृतिक गैस है, जो नेचुरल गैस है, वह किस किस गैस से मिलकर बनी होती है, तो प्राकृतिक गैस में 85% मीथेन, 10% एथेन और इसके अतिरिक्त और अन्य एल्केन्स भी शामिल होते हैं। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट दिया गया है गैसोहॉल। गैसोहॉल क्या होती है, तो ईंधन का यदि सस्ता विकल्प आपसे पूछ लें और पूछा गया है क्वेश्चन कि ईंधन का सबसे सस्ता विकल्प कौन सा होता है, तो वो होता है गैसोहॉल। गैसोहॉल जो है वो गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट दिया है क्लेथरेट। क्लेथरेट क्या होता है, तो समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में ईंधन मौजूद है जिसे क्लेथरेट कहते हैं। तो समुद्र की तलहटी में कौन सा ईंधन मौजूद है, तो क्लेथरेट मौजूद है। इस ईंधन का उपयोग पेट्रोल और बिजली के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, तो गर्म जल के रूप में बह रहे तापीय सतही जल हो या धाराएं हो या गर्म झरने के टरबाइन चलाकर भूतापीय संयंत्र द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो गर्म जल से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो सीधे सौर ऊर्जा के रूप में नहीं किया जाता। सौर ऊर्जा को सीधे ताप ऊर्जा के रूप में तथा फिर इस ऊर्जा को विद्युत में बदलकर उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग परोक्ष और अपरोक्ष रूप से मानव के लाभ के लिए ही किया जाता है। आई होप आपको वायु प्रदूषण अच्छे से समझ आ गया होगा और यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा जो प्रदूषण का प्रकार होता है वो होता है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। क्या होता है वाटर पॉल्यूशन, इसे देख लेते हैं। जल में किसी भी प्रकार का अवांछनीय गैसीय, द्रव्य या ठोस पदार्थों का मिलना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण। जब जल में कोई अवांछनीय पदार्थ मिल जाता है तो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ठीक है, यही है हमारा जल प्रदूषण। अब देख लेते हैं कि सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का जो निर्धारण है वो किससे किया जाता है, मतलब जल शुद्ध है या अशुद्ध है इसका निर्धारण किससे किया जाता है, तो इसके लिए जैविक ऑक्सीजन मांग जिसे BOD कहते हैं, रासायनिक ऑक्सीजन मांग जिसे COD कहते हैं, घुली ऑक्सीजन जिसे DO कहते हैं और pH मान के आधार पर जल की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। अब BOD COD से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। ठीक है, और आगे मतलब पिछली बार जो वर्ग 2 का एग्जाम्स हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछा गया था कि जो BOD मतलब जल की गुणवत्ता के लिए BOD का मान अधिक होता है या COD का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं इसे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यदि पहली बात तो ये है कि BOD और COD है क्या, तो जल की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाले कारक हैं। ठीक है, क्या BOD COD और DO। अब देख लेते हैं सबसे पहले BOD। BOD क्या होता है, BOD का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं। तो BOD का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी में इसे कहेंगे जैविक ऑक्सीजन मांग। अब दिया है कि जैविक ऑक्सीजन मांग जो BOD है यह ऑक्सीजन की वह मांग है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर मतलब जितने टेम्परेचर पर जल सामान्य रहता है उस ताप पर 1 लीटर भाग को 5 दिनों में सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक होता है। सामान्यतया यदि नदियों में BOD की मात्रा पूछ लें तो वो 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है COD। COD का फुल फॉर्म केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जिसे रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। रासायनिक ऑक्सीजन मांग वास्तव में उस कुल ऑक्सीजन की मांग है जो जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है।
COD की सहनीय मात्रा जो है वो 20 मिलीग्राम प्रति लीटर जल होती है। ठीक है, तो 20 इसकी होती है और BOD की होती है 10, तो ज़्यादा किसकी हुई, हमारे COD की हुई। तो COD की मात्रा सदैव BOD से अधिक होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं DO क्या होता है। DO को डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, घुली ऑक्सीजन जिसे हम कहेंगे। DO किसी जल स्रोत के जल में घुली ऑक्सीजन की वह मात्रा को दर्शाता है। मतलब जल स्रोत में कितनी ऑक्सीजन घुली है इसकी मात्रा को कौन दर्शाता है, तो हमारा DO दर्शाता है। दिया है घुली ऑक्सीजन की उच्च मात्रा का अर्थ है जल की गुणवत्ता अच्छी है। यदि जो DO है मतलब DO जो है उच्च मात्रा में यदि जल में उपस्थित है तो इसका मतलब यह है कि जो जल है वो उसकी गुणवत्ता या उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो जल प्रदूषण से उत्पन्न रोग, प्रदूषित जल के कारण संक्रामक रोगों तथा कई प्रकार के खतरनाक रोगों। एक तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका कि निम्न में से कौन से रोग हैं जो जल प्रदूषण के कारण होते हैं, या जल की कमी नहीं बोल सकते, कहेंगे कि प्रदूषित जल के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो याद रखना है हैजा, आपको यहाँ कन्फ्यूजन के लिए कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हैजा, तपेदिक, पीलिया, मियादी ज्वर, पैराटाइफाइड और पेचिस, ये जो 6 रोग हैं ये जल प्रदूषण के कारण होते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ लें इसे। हैजा, तपेदिक, पीलिया, मियादी ज्वर, पैराटाइफाइड और पेचिस, ये सभी किससे होते हैं, जल प्रदूषण से होते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हमने डाले हुए हैं इसे अच्छे से याद रखना। एटाई रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, या कह देंगे कि कैडमियम से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, एटाई। ठीक है, नेक्स्ट है आर्सेनिक युक्त जल पीने से लोगों की मौत हो जाती है। आर्सेनिक को हिंदी में संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दे देगा आपको कि आर्सेनिक का दूसरा नाम है क्या है, संख्या है। और यदि पूछ लें कि आर्सेनिक के द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण किस राज्य में होता है भारत के, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है आर्सेनिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये पूरे फैक्ट। ठीक है, फिर दिया है फ्लोराइड प्रदूषण से फ्लोरोसिस, सिंपली याद हो जाएगा, फ्लोराइड से फ्लोरोसिस। दिया है नाइट्रेट का ग्रहण किया जाना 6 महीने से कम आयु के शिशुओं के लिए बहुत ही क्या होता है, बहुत ही गंभीर होता है। और यदि पूछ लें कि नाइट्रेट की कमी से या नाइट्रेट प्रदूषण से बालक में कौन सा रोग हो जाता है, तो ब्लू बेबी नामक रोग हो जाता है। ये जितने भी फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको जल प्रदूषण भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद अन्य प्रदूषण होते हैं जैसे ताप प्रदूषण है, आकाशीय प्रदूषण है, इसके बाद ओजोन परत प्रदूषण, तो ये भी हम आपको कराएंगे। इसके बाद हम आपको कराएंगे हरित गृह प्रभाव क्या होते हैं, नील हरित गैसें कौन कौन सी होती हैं, ओजोन परत क्या है, ओजोन परत प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी हम आपको 10 मिनट के वीडियो में पूरा कवर करा देंगे। इससे हमारा दूसरा टॉपिक जो दिया गया है हमारे मित्र, हमारा परिवेश, ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक दिया गया है सिलेबस में वो भी हम बहुत ही जल्दी करेंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखी है। स्पीड ज़्यादा रखने का मतलब हमारा बस यही है कि आपका जितना भी सिलेबस है वो आपका टाइम पर पूरा हो जाए और हम एक बार फिर से इसका अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है, आपको यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।